नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम राउंडअप में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दतिया जिले को विकास की बड़ी सौगात दी है। भांडेर में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने 62 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से 12 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने किसानों से संवाद किया, ट्रैक्टर चलाकर रबी की फसल की कटाई की शुरुआत की। हितग्राहियों को योजनाओं के लाभ वितरित किए गए। किस तरह से ये आयोजन खास रहा यहाँ के रहवासियों के लिए, देखिए इस रिपोर्ट। भांडेर के मंडी प्रांगण में आयोजित किसान सम्मेलन में बड़ी संख्या में किसान और आम जन की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की और कन्या पूजन भी किया। सम्मेलन के दौरान कृषि से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और उपकरणों की प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया। भांडेर पहुंचते ही मुख्यमंत्री ट्रैक्टर पर सवार होकर खेतों में पहुंचे और रबी की फसल की कटाई की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने किसानों से संवाद भी किया और खेती किसानी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। पसीने की बूंदे टपकाकर पसीने में नहा कर के भूखों के लिए परिवार में आनंद के साथ सबका भोजन का प्रबंध हो जाए, इसलिए अपनी जान की बाजी लगा करके खेत में मेहनत करता मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं अपने सभी किसान भाई बहनों के लिए। धरती माता की गोद में खेती किसानी करते हुए सदियां बीत गई, पीढ़ियां बीत गई। परमात्मा की दया से जब से मानव जगत में मानवता आई होगी, तब से दुनिया में सबसे पहले खेती के माध्यम से मां समझ करके अपनी वसुधा के गोद में हमारे अपने सबके जीवन के पुरखों ने अपने जीवन के जीवन कुर्बान कर दिए। और इसीलिए इस देश का भाग्य सदैव अगर कोई विधाता के नाते से माना जाता है तो किसान ही भाग्य विधाता है। इसलिए धन्य धन्य के देवता के नाते से बलराम को हम सिर माथे पे बिठा करके खेती किसानी की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री ने सांदीपनी विद्यालय की तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ बच्चों को किताबें, यूनिफॉर्म और बेहतर पढ़ाई का वातावरण मिल रहा है। इस साल से स्कूली बच्चों को दूध के पैकेट देने के लिए यशोदा माँ योजना भी शुरू की गई है। इसके पहले मुख्यमंत्री वृंदावन के जीवन दीप आश्रम के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन कर सभी प्रदेशवासियों के लिए मंगल कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पारित होने के बाद धर्मांतरण को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के धर्मांतरित व्यक्ति की जाति को लेकर दिए गए अहम फैसले ने बहस को और ज्यादा हवा दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ किया है कि संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत साल 1950 के राष्ट्रपति आदेश के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध धर्म के अलावा अन्य धर्म को अपनाने पर अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है। क्या है ये पूरा मामला, क्यों गरमाई है इस पर सियासत, ये नियम क्या कहता है, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में धर्मांतरण लंबे समय से एक बड़ा मुद्दा रहा है। धर्मांतरण और मतांतरण के चलते जनसंख्या संतुलन और सामाजिक संरचना में बदलाव को लेकर लगातार चिंता जताई जाती रही है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण से जुड़े हुए एक अहम मामले में स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा है कि अनुच्छेद 341 के तहत 1950 के राष्ट्रपति आदेश की व्यवस्था ही मान्य होगी। यानी अगर कोई व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर इस्लाम या ईसाई धर्म को अपनाता है तो उसे अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिलेगा। देश में लंबे समय से अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के बीच डिलिस्टिंग को लेकर आवाज उठती रही है। धर्मांतरण के बाद भी आरक्षण का लाभ मिलने को लेकर बहस जारी रही है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी ने इस बहस को एक नई दिशा दे दी है और स्थिति को काफी हद तक स्पष्ट भी कर दिया है। अब इस फैसले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं तो वहीं छत्तीसगढ़ के धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर सवाल भी उठा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर भाजपा पहले से ही इस मुद्दे को उठाती रही है।
ऐसे में भाजपा नेता इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे राज्य सरकार के विधेयक के अनुरूप बता रहे हैं। धर्म परिवर्तन यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसमें उसको आरक्षण के प्रावधानों का लाभ नहीं मिलेगा। हम लोग मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों को देखते हुए ऐसा फैसला लिया है और हम सब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने विधानसभा में लाया और इसी उद्देश्य के साथ में लाया कि जो है अब हम छत्तीसगढ़ की संस्कार और संस्कृति को समाप्त होने नहीं देंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सराहना करता हूं, उसका स्वागत करता हूं। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। भोपाल में लगातार सामने आ रहे गौकशी के मामलों ने अब तूल पकड़ लिया है। सड़कों पर उतरे ऑल इंडिया मुस्लिम समुदाय के कार्यकर्ताओं ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और गौकशी पर सख्त रोक लगाने की मांग की है। वहीं इस पूरे मुद्दे पर अब राजनीतिक और धार्मिक बहस का एक इस रूप ले लिया इस विषय ने, और हिंदू संगठनों ने मुस्लिम समुदाय से गौ हत्या के खिलाफ फतवा जारी करने की मांग की। देखिए इस खास रिपोर्ट। गौकशी का मामला जितना धार्मिक है उससे कहीं ज्यादा राजनीतिक है। एक तरफ सियासत तो दूसरी तरफ धार्मिक बहस इस पर छिड़ी हुई है, जिसके चलते अब ऑल इंडिया मुस्लिम समुदाय गौकशी पर रोक लगाने, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरा। हम चाहते हैं कि गाय को अविलंब केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार से मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं, क्योंकि वो तो खुद यदुवंशी हैं, उनको तो स्वयं आगे आना चाहिए। यदुवंशी है वो, सबसे ज्यादा पूजन उनके गाय का पूजा उनके यहाँ पूजी जाती है। उनको आगे आकर ये ऐलान करना चाहिए कि गाय को हम मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पशु घोषित कर रहे हैं। प्रदर्शन में मुस्लिम समुदाय गौकशी के खिलाफ लिखे नारों की तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरा। इस प्रदर्शन के बाद हिंदू संगठन ने मुस्लिम समुदाय से पहले गौकशी और गौ मांस के सेवन को रोकने के लिए फतवा जारी करने की मांग की। हमारे मुस्लिम धर्मावलंबी इतना गौ माता के प्रति स्नेह रखते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो बड़ा स्वागत है। पर अपने धर्मगुरुओं से कहिए, मैं मुस्लिम धर्मगुरुओं से निवेदन करता हूं कि आप अपने एक जिस प्रकार आप फतवा जारी करते हैं इसी प्रकार एक फतवा जारी कराइए, शाही इमाम से कराइए और शहर काजी से कराइए कि मुस्लिम गौ माता को ना मारे, ना काटे और ना ही गोमांस का भक्षण करे। दोहरी नीति मत अपनाइए। हाल ही में स्लॉटर हाउस में बड़े पैमाने पर गौकशी का मामला सामने आया और 26 टन गौमांस बरामद हुआ। इसके बाद 2 दिन पहले काली मंदिर के पास भी एक बछड़े का शव बोरे में मिला। प्रदेश भर में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि राजनीति और धर्म के ऊपर उठकर कब ऐसे मामलों पर गंभीरता से रोक लगाई जाएगी। INS 24/7 के लिए भोपाल से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अल्प प्रवास पर राजमाता विजयराजे सिंधिया विमानतल ग्वालियर पहुंचे, जहां पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चयनित ग्वालियर की बेटी अनुष्का को उन्होंने सम्मानित किया। सीएम मोहन यादव ने महिला क्रिकेटर अनुष्का को मुंह मीठा कराकर शुभकामनाएं दी, उनसे इस खुशी के लिए, भविष्य के लिए उनके आगे बढ़ने की कामना की। इस दौरान सीएम ने कहा कि ग्वालियर की बेटी और नारी शक्ति की प्रतीक अनुष्का शर्मा को भारतीय महिला T20 टीम में शामिल किया गया है। सीएम ने प्रतिभाशाली क्रिकेटर अनुष्का शर्मा का संपूर्ण प्रदेशवासियों की तरफ से ग्वालियर विमानतल पर आत्मीय सम्मान किया। साथ ही क्रिकेटर और उनके पिता बृजमोहन शर्मा को भी बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कई पूर्व मंत्री, जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स 2026 के आयोजन के साथ ही रायपुर देश के खेल के नक्शे पर एक नया इतिहास रचने जा रहा है। 25 मार्च से 3 अप्रैल तक चलने वाले इस मेगा इवेंट में देश भर के 30 राज्यों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। स्विमिंग, हॉकी, आर्चरी, फुटबॉल और वेट लिफ्टिंग जैसी 5 प्रमुख स्पर्धाएं आयोजित होगी। छत्तीसगढ़ से 178 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसे प्रदेश के लिए गर्व का पल बताया। मिजोरम, सिक्किम की टीमें भी रायपुर पहुंच चुकी है। खिलाड़ी इस मंच को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बड़ा मौका मान रहे हैं और वो भी खास से उत्साहित हैं। इंडिया ट्राइबल गेम्स की शुरुआत पहली बार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से होने जा रही है और देश में पहली बार ट्राइबल गेम्स का आयोजन हो रहा है, जिसके लिए देश भर के 30 से ज़्यादा राज्यों से जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। फुटबॉल, स्विमिंग, आर्चरी,
वेट लिफ्टिंग समेत अलग अलग खेल जो है वो रखे गए। इस वक्त हमारे साथ मिजोरम की फुटबॉल टीम है जो कि मिजोरम से सीधे रायपुर पहुंचे हुए हैं। उनसे जानेंगे कैसा एक्सपीरियंस है। हाउ इज द एक्सपीरियंस ओवर हियर इन रायपुर? Everything is good, na. Hotel and foods also. I think this is a very good experience. This is our first time in Raipur, na. Tribal Games is happening first time in India. So, what do you think about the players who are playing in the Tribal Games, who are participating in the Tribal Games? I think it's a very good idea for the Khelo India Tribal Games, na. This is the first time, and it is very good to continue this tournament also. How's your preparation? We didn't have much time for preparation, but we have like 1 week preparation for this final round. देखिए फुटबॉल की टीम है जो यहाँ पर पहुँच चुकी है मिजोरम की। इसके अलावा अलग अलग जो टीम के खिलाड़ी हैं वो एक के बाद एक पहुँच रहे हैं। साउथ की टीम जो है वो यहाँ पर पहुँच रही है। फीमेल प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रही हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। वेयर आर यू फ्रॉम? Sikkim. Sikkim. Which sport you are playing? Football. How's the experience first time in Raipur? Was Is it first time here? Yeah, first time. Okay. Anything about tribal games? How's the feeling? It's feeling good. All are prepared for the match. Uh, देखिए सिक्किम से भी जो खिलाड़ी हैं, ये महिला टीम है जो सिक्किम की फुटबॉल टीम है, वो यहाँ पर पहुँच चुकी है रायपुर में। काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है, सभी की तैयारी है और कल से जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं ट्राइबल गेम्स की हो जाएगी। और रायपुर में पहली बार ये मौका जब देश का पहला ट्राइबल गेम्स जो है वो आयोजित होने जा रहा है। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, NH 24/7 रायपुर। छतरपुर में मंगलवार को आस्था और राजनीति का संगम देखने को मिला। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बागेश्वर धाम पहुंचकर बालाजी के दर्शन किए। पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से आशीर्वाद लिया और अपने धाम प्रवास के दौरान 700 मीटर लंबी परिक्रमा कर अपनी श्रद्धा भक्ति भी दिखाई। इस मौके पर महाराज ने उन्हें धार्मिक पुस्तकें प्रसाद भेंट किया। पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने महाराज को पीताम्बरा माई का प्रसाद दिया। आधे घंटे तक दोनों के बीच कई विषयों को लेकर बातचीत हुई। पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने धाम की महिमा, सन्यासी बाबा की तपस्या, प्राचीन बागेश्वर महादेव मंदिर की विशेषता के बारे में जानकारी दी और इस दौरान विधायक अरविंद पटेरिया ने हाईवे पर वसुंधरा राजे का स्वागत भी किया। बढ़ते आगे, इंदौर के फैमिली कोर्ट में मंगलवार को आसाराम के बेटे नारायण साई की पेशी हुई और मामला उनकी पत्नी जानकी हरपलानी की ओर से दायर भरण पोषण तलाक याचिका से जुड़ा था, जिस पर लंबे समय से सुनवाई जारी है। सुनवाई पूरी होने के बाद पुलिस नारायण साई को वापस पुलिस वैन से लेकर सूरत के लिए रवाना हो गई। साल 2018 में फैमिली कोर्ट ने नारायण साई को पत्नी को हर महीने 50,000 रुपये भरण पोषण के लिए देने का आदेश दिया था। बावजूद भुगतान न होने पर जानकी हरपलानी ने 2025 में करीब 53 लाख रुपए की बकाया राशि वसूलने के लिए कोर्ट में संपत्ति कुर्क करने की मांग की थी। और बता दें कि नारायण साई वर्तमान में सूरत जेल में दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, जिसके चलते मामला और ज्यादा जटिल हो गया है। ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय को लेकर छात्र छात्राओं का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। करीब 300 BA, BCom सेकेंड और फाइनल ईयर के छात्र परीक्षा फॉर्म ना भर पाने से नाराज हैं। छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी की एग्जाम वेबसाइट 21 मार्च की अंतिम तिथि से ही बंद है, जिससे कि वो फॉर्म जमा नहीं कर पाए हैं। 26 मार्च से परीक्षाएं प्रस्तावित है। ऐसे में छात्र परीक्षा से वंचित होने की आशंका जता रहे हैं। आक्रोशित छात्र कुलपति निवास पर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन को NSUI का भी समर्थन मिल गया। प्रशासन पर लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए गए। राजीव मिश्रा इस्तीफा दो, राजीव मिश्रा इस्तीफा दो, राजीव मिश्रा एक काम करो, घर जाके आराम करो, राजीव मिश्रा एक।
देवास में मंगलवार को जिला कांग्रेस और शहर कांग्रेस कमेटी ने नगर निगम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। गंदा पानी, जलकर, संपत्ति कर, कचरा शुल्क में बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेसियों ने धरना दिया। कांग्रेसियों ने कलश में गंदा पानी भरकर अपने साथ वो लेकर आए। नगर निगम के मुख्य गेट पर सीढ़ियों पर इस पानी को अर्पित किया। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। जल कर, संपत्ति कर, मलबा शुल्क, खाली प्लाटों से कचरा शुल्क, ये तो हमारे प्रमुख मुद्दे थे ही। हम नगर निगम से आपके माध्यम से एक सवाल करना चाहते हैं। आप टैक्सों में वृद्धि कर रहे हो, जनता को सुविधा क्या दे रहे हो? जनता को सुविधा के रूप में धूल दे रहे हो, मिट्टी दे रहे हो, टूटी सड़कें दे रहे हो, बगीचे दे रहे हो जो कचरे के ढेर बन गए। तो ये तो हमारी प्रमुख मांगे थी ही थी। देवास शहर के उदासीन जनप्रतिनिधि, चाहे यहाँ के विधायक महोदया हो, चाहे यहाँ के महापौर महोदया हो, प्रतिनिधि हो, इन सब लोगों की इनमें इच्छा शक्ति का अभाव, मुझे लगता है शायद सौंदर्य से समझौता हो चुका है और उसी के संदर्भ में आज देवास विकास रुका हुआ है। आप देखिए देवास के विकास में नया काम कौन सा हो गया? क्या देवास में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज आ गया? क्या देवास में कोई मेडिकल कॉलेज आ गया? नगर निगम क्षेत्र में मैं कहना चाहता हूँ, क्या ऐसा विकास हो गया कि हम देवास के विकास में उन नेताओं को माने जो देवास में आज कर्णधार बने हुए हैं? दुर्ग जिले में अफीम की खेती के मामले पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एकता साहू के निलंबन के विरोध में जिले के पूरे कृषि विस्तार अधिकारी खड़े हो गए हैं। मंगलवार को स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ के आह्वान पर विभाग के मैदानी अमले ने हिंदी भवन के सामने प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में जुटे अधिकारियों ने निलंबन को अनुचित बताते हुए तत्काल इसको निरस्त करने की मांग की। ऐसा न करने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी गई है। संघ ने कलेक्टर और उप संचालक से मुलाकात भी की। निलंबन को निरस्त करने की मांग की गई है। कलेक्टर ने विचार करने का आश्वासन दिया है। इधर अधिकारियों ने कहा कि निलंबन की वापसी तक आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। संघ का आरोप है कि विभाग ने मादक फसलों से जुड़ी हुई कोई जानकारी या प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं कराया है। ऐसे में बिना किसी दिशा निर्देश की ये कार्रवाई पूरी तरीके से गलत है। तो जो हुई है हमारे कृषि विस्तार अधिकारी के ऊपर, वो गलत निलंबन हुआ है। बिना जांच के ही उनको निलंबित कर दिया गया। मांग हम लोग ये कर रहे हैं कि उनकी जो निलंबन की कार्यवाही की है उसको निरस्त किया जाए। कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? जब तक उनका निलंबन वापस नहीं कर देते। तो हमारे जिले की ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी महिला है, उनको निलंबित कर दिया गया है हमारे विभाग द्वारा। तो उसको निलंबन आदेश को निरस्त करवाने के लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इसके लिए हमने पहले ज्ञापन भी दिया था उनको जल्द से जल्द निरस्त किया जाए, लेकिन 22 तारीख का जो समय था पूर्ण हो गया, तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल से 23 मार्च से यहाँ पर बैठे हुए हैं।